हेलो स्टूडेंट्स। तो ये एनआईएस का जो है प्रोस्पेक्टस है, एनआईएस प्रोफाइल नाम से। ठीक है, मार्चिंग अहेड मतलब विकास की ओर अग्रसर। एनआईएस जो है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, ये लिखा हुआ है आपका। उसके बाद नेक्स्ट है दृष्टि, विजन क्या है। विजन देख लेते हैं, पहले इंग्लिश में बता देता हूँ आपको। To provide sustainable, inclusive learning with universal and flexible access to quality education, स्कूल एजुकेशन एंड स्किल, मतलब एक यूनिवर्सल फ्लेक्सिबल एसेस हो, मतलब क्वालिटी स्कूल एजुकेशन मिले स्टूडेंट को, स्किल डेवलपमेंट हो, इनका विजन है। मतलब जो बच्चा पढ़ना चाहता है इस बोर्ड से, है ना, यूनिवर्सल फ्लेक्सिबल हो, मतलब वो कहीं से भी कोई भी बोर्ड जो है पढ़ सकता है, यहाँ पर अपने स्किल्स को डेवलप कर सकता है। मिशन क्या है, रिलेवेंट कंटिन्यूटिंग हॉलिस्टिक एजुकेशन जो है प्री डिग्री लेवल पर देना है थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम। ठीक है, मतलब घर रह के जो है देना है। ठीक है, उसके बाद कंट्रीब्यूटिंग टू द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना, मतलब हर जगह फैलाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चेयरपर्सन मैम है प्रोफेसर सरोज जी। ठीक है, यूनेस्को यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, किंग सेजोंग लिटरेसी अवार्ड मिला था 2021 में। यहाँ पर प्रोफेसर सरोज शर्मा मैम को, चेयरपर्सन उनको यहाँ पर रिसीव हो रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में ये मेंशन है, ये इंग्लिश वाला और ये हिंदी वाला है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर टच लाइव से मतलब जो आपकी अ, एक मिनट में इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। शिक्षार्थियों के जीवन को संवारता है नाइम्स, उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे कैसे क्या है नीति शिक्षा की है, वो सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर मिस जो है सरोज शर्मा मैम है, उन्होंने लिखा हुआ है सारा कुछ ये। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग इन एनआईएमएस ब्रीफली समझाया गया है कि क्या है, 1979 में क्या बना, नॉस था पहले। ठीक है, क्या वही जो मैंने आपको समझाया वही लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिलाई का काम सीख रहे हैं ना, मशीनी मैकेनिकल का काम सीख रहे हैं, तो ये सारा जो स्किल जो है एनआईएमएस जो है प्रोवाइड कराता है वोकेशनल के थ्रू। ऑब्जेक्टिव के बारे में जो है, ऑब्जेक्टिव का मतलब कि ये क्यों और कैसे काम कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्ट है इनका कराने का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया शॉर्ट में, वो यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है वो यहाँ पर है। जैसे देखिए एनआईएमएस सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई पहले, जनरल बॉडी बनी, उसमें बॉडी में 3 पार्ट है, फिनांस कमेटी है, चेयरपर्सन है, एकेडमिक काउंसिल है। अब इसको थोड़ा सा और मैं जूम करके समझाता हूँ। अब बात करते हैं चेयरपर्सन। ठीक है, चेयरपर्सन के अंडर में ही सारा कुछ होता है, जैसे कि प्रोफेसर सरोज शर्मा मैम है। पहले नंबर पर एकेडमिक डिपार्टमेंट है, वोकेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एवोल्यूशन डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो गया, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस एसएसएस ट्रिपल एस जिसको कहते हैं डिपार्टमेंट है। ठीक है, अभी हमने इसे पहले देखा था, पहले वाली वीडियो में भी कह सकते हो आप। ठीक है, कंप्यूटर यूनिट हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग सेल हो गया, मतलब पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है, मीडिया यूनिट हो गया, सेंटर फॉर रिसर्च एंड, है ना, डायस्पोरा स्टडीज हो गया, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशनल सेल हो गया। ये इतने जो है चेयरपर्सन मैम के अंडर में, चेयरपर्सन के अंडर में आते हैं। पहले बात करते हैं एकेडमिक में। एकेडमिक में जो है ओबीई यूनिट होता है, सिंधी सेल होता है, लाइब्रेरी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल हो गया, तो ये आपका एकेडमिक का हो गया। ठीक है, वोकेशनल का तो एक ही हो गया। इवोल्यूशन में रिजल्ट सेल हो गया, रिजल्ट सेल मतलब जहाँ से आपका रिजल्ट क्लियर होता है, पब्लिश होता है। कंडक्ट सेल, ठीक है, जो सारा एग्जामिनेशन या जो भी चीज़ कंडक्ट कराते हैं वो। कॉन्फिडेंशियल सेक्शन हो गया, सीक्रेट ब्रांच हो गया, मार्क्स एंड माइग्रेशन ब्रांच हो गया, वोकेशनल एग्जाम यूनिट भी इसी के अंडर में आता है, बेसिक लिटरेसी असेसमेंट सेल भी इसके अंडर में आता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा है, जैसे परचेज एंड मेंटेनेंस ब्रांच हो गया, कोई चीज़ परचेज, जैसे आपका क्वेश्चन पेपर तैयार हो रहा है, जो भी चीज़ें परचेज करनी जो भी है। फिर उसके बाद अकाउंट्स एंड ऑडिट ब्रांच हो गया, पर्सनल ब्रांच हो गया, रिक्रूटमेंट ब्रांच, जैसे किसी को जॉब लगवानी है, मतलब जॉब के लिए हायरिंग के लिए सेल होती है। प्रिंटिंग यूनिट भी है, मेटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट हो गया। अब मेटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से एनआईएमएस जो है बुक पब्लिश करता है, मतलब बुक डिस्पैच करता है स्टूडेंट के करस्पॉन्डिंग एड्रेस पर। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एनआईएमएस अपने अंडर में सारा कुछ ले रहा है। नेक्स्ट ईयर से जो है जितनी भी बुक्स आएंगी एनआईएमएस हेडक्वार्टर से आएंगी। ठीक है, ऐसा मुझे पता चला है तो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, लीगल सेल हो गया। लीगल सेल आपको पता है ना, वकील वाला, कोर्ट वाला जो भी बंदा इनका होगा। हिंदी सेल हो गया, पब्लिक रिलेशन यूनिट हो गया, आरटीआई एंड ग्रीवेंस ब्रांच हो गया, पार्लियामेंट सेल भी इसके अंदर है, रिसिप्ट एंड इशू सेक्शन हो गया, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी इसके अंडर में है।
ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज, जिसको कहते हैं ट्रिपल एस डिपार्टमेंट। ठीक है, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है यहाँ से देख लेते हैं। दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला तो रीजनल सेंटर हो गया, ये सारे के सारे रीजनल सेंटर है, हम अलग से इसके बारे में देखेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद सब रीजनल सेंटर भी हो गए, चार, 2+2 4 हो गए। उसके बाद दूसरा पार्ट है एक्रीडेशन ब्रांच। एक्रीडेशन ब्रांच वो ब्रांच होता है जो स्टडी सेंटर, जिसको हम कहते हैं एवी, सॉरी एवीआई हो गया, और ए आई हो गया। ए आई हो गया हमारा स्कूलिंग के लिए, 10th 12th के लिए जो स्टडी सेंटर होता है। ए वी आई जो होता है वो होता है वोकेशनल के लिए, वॉक के लिए। ठीक है, तो एक्रीडिटेशन ब्रांच क्या करती है, वेरीफाई करती है किसी भी स्कूल को, इंस्टीट्यूट को। स्कूल के लिए जो है ए आई होता है, और इंस्टीट्यूट के लिए ए वी आई भी हो सकता है। मतलब अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पर वो वोकेशनल का एक स्टडी सेंटर ले सकते हैं, जिसको ए वी आई कहते हैं। लेकिन अगर स्कूल है तभी उनको ए आई मिल सकता है। अगर वो 10th क्लास तक स्कूल है तो उनको 10th क्लास तक की ही मान्यता मिलेगी, मतलब 10th क्लास का ही पेपर करा सकते हैं वो। अगर 12th तक का है तो 10th और 12th दोनों मिल सकता है उसको। ठीक है, एडमिशन ब्रांच हो गया, कोऑर्डिनेट ब्रांच हो गया, माइनॉरिटी सेल है, और एल एस सी लर्नर सपोर्ट सेंटर भी होता है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा ये। फिर हम आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा जूम करके देखते हैं रीजनल सेंटर, सब सेंटर कहाँ कहाँ है। जम्मू, धर्मशाला, चंडीगढ़ हो गया, देहरादून। अब चंडीगढ़ जो है इधर हिमाचल का कुछ एरिया कवर करता है। ठीक है, उसके बाद पंजाब पूरा आता है इसके अंडर में, और हरियाणा का कुछ एरिया आ गया, जैसे अम्बाला और कुरुक्षेत्र के वहाँ तक उधर का एरिया हो गया। ये चंडीगढ़ सेल से ही कंट्रोल होता है सारा कुछ। उसके बाद जयपुर का हो गया, जयपुर का आपको पता ही सारा। कोटा का अलग हो गया। ठीक है, दरभंगा, शिलोंग, और एक पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर देखिए रेड और ब्लैक से है, जिसमें जो रेड है वो रीजनल सेंटर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद सब सेंटर 4 यहाँ पर मेंशन है, आप सभी को देख सकते हो कहाँ कहाँ पर क्या क्या मैप पे है। ठीक है, वही चीज़ हिंदी में देखना है तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। प्रयागराज इलाहाबाद में भी है। ठीक है, पटना में भी है, दरभंगा में जो है सब सेंटर है यहाँ पर, उपकेंद्र जिसको कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पर देखते हैं स्टडी सेंटर कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं। ये देखिए 21 तक का डेटा है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 21 तक का डेटा है। अभी एक वीडियो जो है मैं बनाऊंगा, इसके आगे का पार्ट भी देख सकते हो आप, इसमें भी है कि अभी करंटली कितने स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, वो भी देखेंगे हम। ठीक है, तो अभी ये जो पीडीएफ मैं आपको शो कर रहा हूँ ये 21 तक का डेटा है। ठीक है, तो एक्रीडिटेशन इंस्टीट्यूट जो है 4469 है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। मतलब नंबर ऑफ जो इंस्टीट्यूट्स हैं 4469 है। वोकेशनल के इंस्टीट्यूट है 176। ये जो है ना, ये स्टडी सेंटर उनके लिए है जहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, स्कूल है ये वोकेशनल है, जिसमें इंस्टीट्यूट भी आते हैं, स्कूल भी आते हैं। एजेंसीज जो हैं 1462, 1462 इज। और जेल की बात करें तो 187 जेल है जहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराता है। वो जेल में जो कैदी हैं, कैदियों के लिए भी ये सुविधा है। 187 जेल जो है इंडिया में जहाँ पर ये कराए जाते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में कितने कितने जो है स्टडी सेंटर्स हैं, कितने वोकेशनल हैं। ठीक है, अगर आपको इंडियन पॉलिटिकल मैप आता है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं अलग-अलग भी जो है समझा चुका हूँ इससे पहले भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब इंडिया से बाहर की बात करें, अब्रॉड की बात करें हम, तो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 12 जो है स्टडी सेंटर हैं स्कूलिंग के लिए, 3 वोकेशनल के लिए, तो 15 तो यूएई में हो गए। उसके बाद कुवैत में 4 जो है स्कूलिंग के लिए है, और एक जो है ओबीई के लिए है। ठीक है, तो 5 जो है आपके हो गए कुवैत में। उसके बाद मस्कट में है 2 स्कूलिंग के लिए। ठीक है, नेपाल में 3 स्कूलिंग के लिए है, और एक जो है वोकेशनल के लिए, तो 4 जो है नेपाल में हो गए। ठीक है, कतर में 2 स्कूलिंग के लिए, सऊदी अरबिया में 1 स्कूलिंग के लिए। तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं, 15 5 20 ये हो गए, 2 और 4 26, 26 और 3 29। ठीक है, ये है जो इंडिया के बाहर भी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्राम्स क्या क्या हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे आप पहले नंबर पर इनका आता है एकेडमिक प्रोग्राम, जिसमें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी मतलब 10th और 12th होता है। उसके बाद वोकेशनल एंड स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, जिसके अंदर ये सारे आते हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज आते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, स्टैंड अलोन सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। इंटीग्रेटेड एकेडमिक एंड वोकेशनल सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी है। वोकेशनल है, इसमें काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कोर्सेज आप वोकेशनल में देख सकते हो एनआईएस में। उसका अलग से वीडियो बना दूंगा मैं आपको। ठीक है, ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम्स की बात करें तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको ये वाली वीडियो में, कि ए लेवल में क्लास 3 है, बी लेवल में क्लास 5, और सी लेवल अगर पढ़ते हो तो क्लास 8 के बराबर है। ठीक है,
उसके बाद टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की बात करें तो डीएलएड हो गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हो गया, योगा टीचर एंड ट्रेनिंग भी कराया जाता है इसके अंडर में। उसके बाद अगर बात करें हम लर्निंग स्ट्रेटजी की, आप पढ़ाई कैसे कर सकते हो इसमें, तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रिंटेड मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, कॉन्टेक्ट सेशन जिसको पीसीपी कहते हैं हम, लैब प्रैक्टिकल्स भी होते हैं स्टडी सेंटर में, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है टीवी पर भी इसके चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, कम्युनिटी रेडियो, वेब रेडियो, रेडियो पर भी आता है ये, मूक्स में आता है, टेलीकास्ट होता है, ठीक है, टेली कॉन्फ्रेंस होता है। अब आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाया जा रहा है तो यूट्यूब पे भी आप इनकी वीडियोस पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सारी की सारी जो है इनकी स्ट्रेटजी है बच्चों को पढ़ाने की। अब हम देखते हैं 18-19-20 मतलब 2018, 2019, 2020 में कितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए एकेडमिक और वोकेशनल में। तो 2018 की बात करें, ठीक है, तो टोटल इतने 5,39,314 जो है बच्चे एनरोल हुए थे। 2019 में 5,16,797, 2020 में 3,98,042। अब आप देखो 2018 में सबसे ज़्यादा एडमिशन हुए और 2020 में काफ़ी कम एडमिशन्स हुए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है मेल एंड फीमेल की बात करें हम, 2018 में ये जो कलर है आपका फीमेल के लिए ब्लू है और मेल के लिए रेड है, और जो ग्रीन है ये टोटल है। तो 1,98,216 जो है फीमेल्स 2018 में एडमिशन ली थी, ठीक है। 3,37,062 जो है मेल स्टूडेंट जो है एडमिशन लिए थे। 2019 की बात करें तो 1,80,000 फीमेल, 3,32,000 जो है मेल। उसके बाद 2020 की बात करें तो 1,30,000 फीमेल, 2,63,000 जो है आपका मेल। इस तरह से जो है एडमिशन जो है यहाँ पर लिया गया था नंबर ऑफ जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। यही है सेम, इसको हम स्किप करते हैं। चलिए उसके बाद अब हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज भी, और उसके बाद उससे पहले हम एज वाइज देख लेते हैं। यहाँ पर एनरोलमेंट बाय एज ग्रुप कोर्सेज 2018 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वोकेशनल की भी बात करते हैं, जेंडर के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग वोकेशनल भी देख लेते हैं, ये रह गया था। चलिए 2018 में कलर देख लीजिए, यहाँ पर फीमेल ब्लू है, रेड मेल है। 18,000 जो है फीमेल 2018 में ली थी और 11,000 जो है मेल, मतलब फीमेल ने ज़्यादा जो है वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन लिया है। टोटल हो गया 31,000, ठीक है। उसके बाद 2019 में 12,407 फीमेल ने लिया, 8,659 जो है मेल ने एडमिशन लिया वोकेशनल में। 2020 की बात करें तो 3,592 जो है फीमेल ने लिया और मेल ने लिया 3,860। तो 2020 में मेल ने थोड़ा ज़्यादा 300 अराउंड जो है 332 स्टूडेंट जो है ज़्यादा एडमिशन लिया था, ठीक है। तो आप देखो 2018 से जो है एडमिशन कम हुए हैं एनआईएमएस में, अगर 2020 तक का डेटा देखें। उसके बाद एज ग्रुप की बात करें तो 14 से 20 साल के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना। ये जो फीमेल का कलर है वो आप देख सकते हो फिरोजी कलर है ये, ठीक है, स्काई ब्लू भी कह सकते हो आप इसको कलर। कितने हैं, 1,07,941, ठीक है। 2,20,000 जो है मेल ने एडमिशन लिया, कितनी एज ग्रुप के, 14 से 20 साल। उसके बाद 21 से 25 वाले इतने एडमिशन ले रहे हैं, 16 से 30 वाले भी ले रहे हैं, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50 और अबव 50 भी ले रहे हैं। जैसा कि मेरे इंस्टीट्यूट में एक अंकल जी हैं वो 53 ईयर के हैं और एक आंटी हैं, ठीक है, वो हैं 56 की, वो भी दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों क्लास 10th पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो इतने जो है एज वाले एनआईएमएस में एडमिशन लेते हैं। अबव 50 की बात करें तो 2377 एडमिशन जो है फीमेल्स हैं और 3828 जो है मेल स्टूडेंट जो है 50 अबव के एडमिशन ले रहे हैं। बाकी देखो 36 से 40 साल वाले भी हैं, 41 से 45, इतने इतने एडमिशन हैं, ठीक है। तो एनआईएमएस में एज ग्रुप कोई नहीं है, अगर आप 14 से ज़्यादा या 14 से हो तो 10वीं में एडमिशन ले सकते हो, अगर 12वीं करनी है तो 15 या 15 से ज़्यादा एज होनी चाहिए, ठीक है। इनरोलमेंट बाय एज की बात यहाँ पर 1920 की, देखिए ये जो है 18 का डेटा था, ठीक है। उसके बाद 19 का डेटा देख सकते हैं यहाँ पर। अब 18 में जो है फीमेल जो है 10,000 सॉरी 1 लाख लोगों ने लिया था, वही 19 की बात करें तो 1,10,000 हो गया था, थोड़ा बढ़ गया था, ठीक है। हम आगे देखते हैं 2020-21 की बात करते हैं हम, तो 2020-21 में 78,670 जो है फीमेल थे, 1,72,000 जो मेल थे, ठीक है, इस एज वाले ग्रुप के। बाकी अलग अलग एज ग्रुप में आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मीडियम के अकॉर्डिंग, ये भी ज़रूरी है समझना आपको, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में सबसे ज़्यादा एडमिशन होते हैं,
2018 में 2,40,000, 2019 में 2,27,000 और 2020 में जो है 1,77,000 एडमिशन जो है इंग्लिश में अकेला लिया है इन्होंने। हिंदी की बात करें तो ये है, गुजराती तीसरे नंबर पर आता है, बंगाली चौथे नंबर पर, उड़िया जो है पांचवें नंबर पर, उर्दू जो है छठे नंबर पर, मलयालम सातवें नंबर पर, मराठी आठवें नंबर पर, तमिल जो है नौवें नंबर पर, तेलुगु जो है 10वें नंबर पर आता है। उसके बाद 11वें नंबर पे संस्कृत आता है। ठीक है, मतलब संस्कृत में भी संस्कृत मीडियम भी चूज करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे ज्यादा देख सकते हो इंग्लिश मीडियम में ही होता है, दूसरे नंबर पर हिंदी आता है। और इंग्लिश हिंदी को कंपैरिजन करो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो 2,40,774, ये जो है आपका इंग्लिश का है। हिंदी की बात करें तो 2,27,275, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। आप देख सकते हो 13,000 का डिफरेंस है अप्रॉक्स। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर 2-2.5 लाख का एक एवरेज देखो तो इंग्लिश हिंदी में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद गुजराती की बात करें तो हम, ठीक है, 10,000, 14,000, 15,000 ऐसे हैं। इसी तरह बंगाली उड़िया का भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। उसके बाद परसेंटेज ऑफ लर्नर बाय सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो सेकेंडरी कोर्स में जो लर्नर्स हैं इतने परसेंट जो है यहाँ पर सेकेंडरी का दिया हुआ है। यहाँ पर लर्नर्स हैं इंग्लिश हिंदी के, सोशल साइंस के। ठीक है, तो इंग्लिश जो है 50.76 जो है यहाँ पर परसेंटेज जो है। उसके बाद हिंदी का रेशियो जो है इतना है। सोशल साइंस है चौथे नंबर पर, पेंटिंग आता है, पांचवें पे साइंस आता है, छठे पे मैथ्स आता है और सातवें नंबर पर आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको हम कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होम साइंस आठवें नंबर पर आता है, बिजनेस जो है 9 नंबर, इको 10वें नंबर पर, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज आईसीएच जो है 11वें नंबर पर आता है, म्यूजिक आता है 12वें नंबर पर। ठीक है, उसके बाद साइकोलॉजी 13 नंबर पर और गणित जो है 14वें नंबर पर। आज से आपको पता है पेंटिंग में जो है बच्चा इजीली पास हो जाता है, क्योंकि पेंटिंग में 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, डेटा में जो है 60 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद आपका होम साइंस में 15 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो इसलिए जो है आप देखते हो इसमें ज़्यादा लिया जाता है। वैसे बात करें म्यूजिक की, म्यूजिक में भी 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, लेकिन म्यूजिक कम लेते हैं क्योंकि इसकी लैंग्वेज किसी को समझ नहीं आती, इसलिए कम लेते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश का देख लीजिए 15.76 है, हिंदी का 13.44 है। ठीक है, तो ये जो है सब्जेक्ट वाइज एडमिशन होते हैं, सेकेंडरी 2020 की है ये। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम। यहाँ पर आपका लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग संस्कृत हो गया 2020 का, लैंग्वेजेस में संस्कृत नंबर 1 पर है। चलिए इसकी पढ़ते हैं। उसके बाद इनरोलमेंट बाई सब्जेक्ट्स ईयर 20, ये सीनियर सेकेंडरी का। तो सब्जेक्ट्स की बात करें तो जो इंग्लिश है इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स चूज किया है इन्होंने, 2020-21 का डेटा है ये। उसके बाद हिंदी है, इंग्लिश 1,98,000 है, हिंदी 1,11,000 है, फिजिक्स 71,000 है, केमिस्ट्री 70,000 है, डेटा एंट्री ऑपरेशन जिसका कोड है 362 आई थिंक यही है। ठीक है, डेटा जो है 69,000 है, पॉलिटिकल साइंस है, पेंटिंग है, बायो हिस्ट्री, होम साइंस। अब देखिए पेंटिंग का जो रेशियो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पहले 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल था, अब 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो गया पेंटिंग क्लास 12 का, इसलिए ये पेंटिंग जो है थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा 24 एडमिशन या 25 एडमिशन में। ठीक है, इस तरह से आप सारे सब्जेक्ट दे सकते हैं। लास्ट में मिलिट्री स्टडी 402 नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये जो है इनरोलमेंट बाई सब्जेक्ट था ये। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आता तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं दोबारा दोबारा से वीडियो बनाकर समझाऊंगा या तो कमेंट करके समझा दूंगा। ठीक है, मलयालम लैंग्वेजेस की बात हो गई। अब यहाँ पर जेंडर की बात करें तो जेंडर हम पहले ही दे चुके, ज़्यादा कोई फायदा नहीं इसका देखकर। आगे चलते हैं हम रिजल्ट की बात करें। अब रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि कितने बच्चे पास होते हैं, कितने रह जाते हैं। तो बात करते हैं रजिस्टर्ड कितने हुए। सबसे पहले 1,81,000 रजिस्टर्ड होते हैं। अपीयर रेड वाला है, 1,74,000 अपीयर होते हैं, मतलब 1,81,000 में 1,74,000 जो अपीयर होते हैं। अब सर्टिफाइड मतलब पास कितने होते हैं, 60,000। अप्रैल 2018 में सिर्फ 60,000 बच्चे पास होते हैं, कितने में से, 1,74,000 में। उसके बाद अक्टूबर, आपको पता है ना 2 साल मतलब साल में 2 बार पेपर होते हैं, अक्टूबर और अप्रैल में। चलिए अब अक्टूबर सेशन की बात करें तो 1,24,000 में 1,18,000 लोगों ने पेपर दिया, 46,000 लोग पास हुए। अप्रैल 2019 की बात करें तो 1,65,000 में से 1,58,000 जो है एग्जाम देते हैं और जिसमें से 67,000 जो है पास होते हैं। अक्टूबर 19 में 1,20,000 फॉर्म भरते हैं, 1,15,000 पेपर देते हैं, 50,000 लोग पास होते हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी कोर्सेज हैं, 10th क्लास की बात कर रहे हैं। अप्रैल 2020 की बात करें 1,57,000 फॉर्म भरते हैं, 1,54,000 पेपर देते हैं, 1,22,000 जो है पास होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट अक्टूबर 2020 की बात करें तो 88,000 लोग
फॉर्म भरते हैं, 84,000 जो है पेपर देते हैं, और 44,000 जो है, एक मिनट सॉरी, हाँ 44,000 जो है पास होते हैं, मतलब 50% एक लगा लीजिए पास होते हैं। तो पासिंग जो परसेंटेज जो है, आप देखो अक्टूबर में जो है और अप्रैल 2020 में काफ़ी ज़्यादा है। अप्रैल में सबसे ज़्यादा है, देखिए यहाँ पर इसका रेशियो देखिए कितना है, यहाँ पर देखिए, और इसका देखिए कितना बड़ा ज़्यादा ब्लॉक है। ठीक है, सबसे बुरा रिजल्ट जो आया था मेरे अकॉर्डिंग अप्रैल जो है 2018 में सबसे बुरा रिजल्ट आया था, और सबसे बढ़िया रिजल्ट जो है अप्रैल 2020 में है। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट की बात होगी 10th क्लास की। उसके बाद सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी की बात करें तो अप्रैल 2018 में गैप देखिए कितना ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप अप्रैल 2020, मतलब अप्रैल 2020 का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है एनआईएमएस का। 1,40,000 फॉर्म भरते हैं, 1,35,000 पेपर देते हैं, और 1 लाख लोग पास हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लो, इस तरह से ये डेटा है। बाकी अभी इसके आगे वीडियो में भी मैं, या नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसमें सारा अलग से समझा दूंगा करंट सीजन का। ये तो 2020-21 का है ना, 21 से 23 तक का भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो है वोकेशनल की बात करते हैं, तो वोकेशनल में तो चलो मैक्सिमम हो ही जाते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होता। आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें गैप कितना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए। उसके बाद ओपन बेसिक एजुकेशन में जैसा कि आपको पता है मैक्सिमम बच्चे तो उसमें पास कर देते हैं। 8th क्लास में तो वैसे ही बच्चों को पास करते हैं। देखिए 10,000 थे, 9,000 बच्चों ने पेपर दिया और सारे के सारे पास हो गए। 40,000 ने फॉर्म दिया, 40,000 सारे बच्चे पेपर दिए, सारे पास, मतलब बराबर डेटा आ गया 2019 फरवरी में, क्योंकि इनके पेपर फरवरी में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 15,592 जो है फॉर्म भरते हैं, और उतने लोग पेपर देते हैं, 14,990। ठीक है, कितना 102 का गैप है, ये फेल होते हैं। बाकी तो सब ऑलमोस्ट सेम ही है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रकाशन की बात करें, पब्लिकेशन की बात करें, तो आपको पता है कि ये नैवस अपनी बुक पब्लिश करता है। सॉरी, ठीक है, ये इनकी पब्लिकेशन है। उसके बाद ये तो ऐसे ही है, प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रखा है यहाँ पर। इनके पार्टनर्स कौन कौन से हैं, एनआईएमएस के पार्टनर्स देख लेते हैं हम। केंद्रीय विद्यालय है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए, जैसा कि पहले मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था आपको। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसमें आशा प्रोजेक्ट भी होता है। आशा आशा जो कैंडिडेट है उनको भी सर्टिफाई करता है एनआईएमएस, अगर आपको पता हो तो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इन इंडिया। ठीक है, वो भी है पार्टनर इनके। उसके बाद रामाकृष्ण मिश्रा एंड मैथ्स है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है। कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर का मतलब जैसे जो साइबर कैफे होते हैं ना, जिसको सीएससी कहते हैं हम, वो भी इनके पार्टनर है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग इंडिया, जिसको आईटीआई कहते हैं, वो भी है फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ आईटीआई स्टूडेंट फॉर क्लास 10th एंड 12th एकेडमिक इक्विवेलेंस है। ठीक है, तो ये भी इनके पार्टनर्स हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात करें यहाँ पर हम, तो कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग फॉर ट्रेनिंग ऑफ ओपन स्कूल फंक्शनरीज है। यूनाइटेड नेशन वुमेन भी के पार्टनर्स हैं, ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। ठीक है, एंड एमओयू की बात करें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिससे समझौता होता है। अभी आपको पता होगा लास्ट मंथ जो है साउथ अफ्रीका से भी आए थे, एमओयू साइन हुआ है एनआईएमएस का। ठीक है, तो ये तो करंट मैं बता रहा हूँ 2024 का, 2024 का अगर बताओ, साउथ अफ्रीका से आए थे, आप न्यूज़ में भी देख सकते हो। लेकिन ये 2021 में जो एमओयूज हैं वो है फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज के लिए है, 2021 का। ठीक है, एडोलसेंस गर्ल्स वोमेन यूएन यूनाइटेड नेशन वुमेन का भी है। यूएनओ और एनआईएमएस ने कंबाइन किया, मतलब एमओयू साइन किया है। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। पढ़ना लिखना अभियान हो गया, ठीक है, और मास हो गया, स्किल ट्रेनिंग हो गई, सर्टिफिकेशन आशा वालों को हो गया, आशा जो आशा वर्कर होते हैं उनके लिए हो गया ये। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम बिहार में हो गया, एड फॉर ऑल हो गया, जन शिक्षा संस्थान है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एनएचएम झारखंड, एनएलएमए, डीजीटी, ये सारे के सारे जो एमयूयू साइन हुआ है एनआईएमएस से, जो कि एनआईएमएस इनके साथ मिलकर काम कर रहा है, काफी अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है, आपको हिंदी में भी समझा देता हूँ मैं आपको। एनआईएस से पढ़ाई करने का शायद आपके पास कोई एक कारण हो, लेकिन ये एनआईएस वाले बहुत सारे कारण बता रहे हैं कि आप एनआईएस से क्यों क्यों पढ़ोगे। वर्चुअल ओपन स्कूल है, मतलब ऑनलाइन आपको पढ़ना होगा, घर पर रह के पढ़ना होगा। ठीक है, वहन करने योग्य गुणवत्ता, मतलब अटेंडेंस, अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन, मतलब जो आप अफोर्ड कर सकते हो। 24/7 एडमिशन, मतलब आप कभी भी एडमिशन ले लो, रात दिन कभी भी। रजिस्ट्रेशन वैलिड फॉर 5 ईयर्स, 5 साल का कोई बच्चा है तो वो ओबीई का एडमिशन ले सकता है, जैसा कि आपको पता है 3rd क्लास,
फोर्थ क्लास, सॉरी थर्ड हो गया, फिफ्थ हो गया और एट्थ क्लास के लिए, ठीक है। नो अपर एज लिमिट, जैसा कि आपने पता देखा होगा ना, 50+ वाले भी एडमिशन ले रहे हैं। चूज स्टडी सेंटर नियर योर पैलेस, आपके प्लेस है ये, आपके आसपास में जो भी स्टडी सेंटर है वहाँ पर आप चूज करके पेपर दे सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, इसमें एक लैंग्वेज प्लस 4 नॉन लैंग्वेज, या 2 लैंग्वेज प्लस 3 नॉन लैंग्वेज लेकर 5 सब्जेक्ट पेपर दे सकते हो। एडिशनल 1 या 1-2 सब्जेक्ट एडिशनल भी ले सकते हो आप इसमें। टीओसी करा सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था आपको। क्रेडिट एक्यूमुलेशन भी होता है। इंटीग्रेशन ऑफ एकेडमिक एंड वोकेशनल सब्जेक्ट, इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे आपके पास 5 सब्जेक्ट आपने एकेडमिक एग्जाम के लिए, प्लस एक सब्जेक्ट आप एडिशनल वोकेशनल का भी ले सकते हो। वोकेशनल के जो कोड होते हैं ऑलमोस्ट 6 से स्टार्ट होते हैं, जैसे ब्यूटी कल्चर हेयर केयर का 612 है, ठीक है। बेसिक कंप्यूटिंग का 608 है, ये सारे वोकेशनल है। तो एकेडमिक के साथ आप एक वोकेशनल ले सकते हो। जब वोकेशनल एनआईएमएस ने स्टार्ट किया था एकेडमिक के साथ, फर्स्ट ईयर आई थिंक 2022 की बात है ये, तो उसमें क्या था, एक वोकेशनल लेना कंपलसरी था। मतलब 5 तो ये लोगे या 4 लोगे, एक वोकेशनल जरूर लोगे आप। मतलब 4+1 कर सकते थे या 5+1 कर सकते थे। लेकिन अगले सेशन में क्या हुआ, ये जो मैंडेटरी था वोकेशनल, वो एनआईएफएस ने खत्म कर दिया था, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एकेडमिक एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी है, मतलब आप एकेडमिक के साथ साथ वोकेशनल भी ऐड कर सकते हो। स्पेशल प्रोविजन फॉर लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स, जैसे स्पेशल स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी होता है फ्रीडम टू लर्न एट ओन प्लेस, अपने जगह पर, मतलब अपने स्पेस के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो, अपने घर पर कभी भी जो भी आप पढ़ सकते हो। सेवरल मीडियम स्टडी, कई सारे मीडियम स्टडी के, सेल्फ फ्री सेल्फ लर्निंग एसएलएम जिसको कहते हैं, मटेरियल मिलता है आपको। फेस टू फेस कॉन्टेक्ट सेशन होता है जिसको पीसीपी क्लासेस कहते हैं, आपको मैंने बताया था। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज एट स्कूल लेवल, ठीक है। मल्टीमीडिया सपोर्ट होता है, मतलब आप ऑनलाइन सारा इनका देख कर सकते हो। उसके बाद है डेवलप स्किल थ्रू वोकेशनल, वोकेशनल कोर्सेज के थ्रू अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हो। कटिंग, टेलरिंग, कंप्यूटर, ब्यूटी कल्चर, ऐसे। स्पेशल ट्रेनिंग पैकेज होता है टीचर्स के साथ। पब्लिक एग्जामिनेशन 2 साल होते हैं। एकेडमिक आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग होता है, कब पेपर देना चाहते हो आप। एडमिशन लेने के बाद अपना जो भी लैंग्वेज है चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, उड़िया जो भी मैंने आपको बताए थे। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन आप देख सकते हो, जो कि 7 महीने चलते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। उसके बाद जून, जुलाई का सितंबर। रिकॉग्नाइज सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है ये, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही बोर्ड है तो ये रिकॉग्नाइज्ड ही है। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी फॉर आईटीआई लर्नर्स के लिए भी होता है ये, ठीक है। तो ये तो आपकी वीडियो में सारा कुछ समझ आ गया। जो भी और कुछ डाउट्स होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं नई मतलब नई वीडियो बना दूंगा, या तो फिर आपको कमेंट में ही आंसर दे दूंगा, ठीक है। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है यहाँ पर, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया। आईएसओ सर्टिफाइड है ये। आईएसओ सर्टिफाइड की फोटो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इनका एड्रेस दिया है, वेबसाइट, टोल फ्री नंबर है ये। अगर आपको कोई इशू तो टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको इनका आईएसओ जो सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये सर्टिफिकेट है आईएसओ का, यहाँ पर लिखा सर्टिफिकेट टीयूई नॉड मैनेजमेंट सिस्टम एज पर आईसीएई हो गया, अकॉर्डिंग टू टी इंडिया प्रोसीजर हेयर पे सर्टिफाइड दैट एनआईएस जो है एड्रेस हेड ऑफिस का है, रीजनल सेंटर का यहाँ पर, ठीक है। ये आईएसओ सर्टिफाइड है। एंड देन यहाँ पर लिखा है आपका हेड ऑफिस जो हो गया, ये स्किल डेवलपमेंट अप टू प्री डिग्री लेवल थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड, ठीक है। रीजनल सेंटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड मॉनिटरिंग। सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो ये है, ऑडिट रिपोर्ट नंबर ये है, वैलिड अंटिल 17/11/2011। मतलब क्या है, देखिए इशू कब हुआ 2014 में, वैलिड कब है, ये है, मतलब 3 साल के लिए है। उसके बाद ये रिन्यू कराते हैं, लेकिन वेबसाइट पे यही डेटा है, ठीक है। अभी रिन्यू तो जरूर कराया ही होगा, ठीक है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी जो करंट का चल रहा होगा, तो आपका 23 से 26 का चल रहा होगा ये, ठीक है। ये बॉम्बे से होता है यहाँ से, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर टीवी इंडिया हो गया, NABCC UM002IF, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये आपका जो है एनआईएस का जो है आईएसओ सर्टिफिकेट है, जो कि एनआईएस की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है मैंने। जो भी इन्फॉर्मेशन लिया है मैंने एनआईएस की वेबसाइट से ही जो है ली है, ठीक है। बाकी विकीपीडिया है, एनआईएस की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है, ठीक है। आगे की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि करंटली कितने स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब इनरोल हो रहे हैं इसमें, ठीक है, कितने पेपर दे रहे हैं, क्या है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।